बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिए हैं, एक या दो कोई है जो गलत आंसर दिए हैं। अब पूछा था व्हाट इज VA माइनस VB, कैसे पता करेंगे? B2A जाएंगे। अब B2A जाने के लिए पहले करंट तो पता होना चाहिए, करंट पता होगा तभी तो B2A जा पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। कहाँ का करंट? यहाँ का करंट। चलो मानते हैं कि यहाँ का करंट X है। हाँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। VA माइनस VB कितना होगा? B2A जाओ तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यू आर लूजिंग माइनस 5x, मतलब x मिल गया, काम बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे करंट x हुआ, x से इधर भाग गया 2 एम्पियर करंट, तो इधर कितना करंट जा रहा होगा? x से 2 भाग चुका है, बाकी इधर जाएगा। x माइनस 2 आया, इधर उसके साथ 3 जुड़ गया, ये आया x माइनस 2 और उसके साथ जुड़ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस 3, दोनों मिलके इधर से आएंगे, कितना आएगा? x प्लस 1, नहीं ऐसे करके आ गया करंट। अब x निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन सा लॉ का यूज करेंगे कि x निकल जाएगा? एक बार घूम के आ जाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, द करंट डिस्ट्रीब्यूशन is shown, ठीक है ना, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी एक जगह से शुरू करो, घूम फिर के आ जाओ, ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घूम के आ जाते हैं। जब हम ऐसे आएंगे, we are going in the opposite direction of current, you will gain potential, कितना? 2 into x plus 1। यहाँ पर भी तो करंट की उल्टा जा रहे हैं, इधर भी गेन होगा, कितना? x माइनस 2 इंटू 1, इधर भी तो गेन हो रहा है, इधर भी होगा 5x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, ये आया 2x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। नहीं, देखो तो क्या हुआ इसमें? ये हाँ, ये हो गया x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 5x 8x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 तो क्या है? 0। मतलब x कितना है? 0। x एक बार 0 पता चल गया। अब व्हाट इज VA माइनस VB? VA माइनस VB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? B2A जाना पड़ेगा। VA माइनस VB इज इक्वल टू B2A जाओ तो गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूजिंग पोटेंशियल 5x, x का वैल्यू 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्या ये बात सबको समझ में आया? ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, व्हीटस्टोन ब्रिज, they are all very important things in this chapter. Let us first see series connection of resistances. दो रेजिस्टेंस सीरीज में कब कहेंगे? आप जानते हो कि अगर ऐसा कनेक्टेड है दो रेजिस्टेंस तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में है। लेकिन थोड़ा इसका एक डेफिनेशन बना लेते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज ए सीरीज कनेक्शन, है ना। तो बुक में लिखा होगा, देखोगे कि इफ सेम करंट पासेस थ्रू टू रेजिस्टर्स दे आर सेड टू बी इन सीरीज। लेकिन पता कैसे चलेगा सेम करंट जा रहा है नहीं जा रहा है? इसीलिए थोड़ा दूसरे वाला डेफिनेशन देते हैं, हाउ टू फिजिकली रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज ए सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये सब के लिए मैं अपना वाला डेफिनेशन दूंगा और वो डेफिनेशन आपका बड़े काम में आएगा। पहला हुआ, कहेंगे इफ only two resistances are connected at a point, then they are said to be in series। दो रेजिस्टेंस सीरीज में कब कहेंगे?
इफ सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस एक जगह कनेक्टेड है, दो से ज्यादा नहीं, ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, हियर देयर आर ओनली टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एट दिस पॉइंट, सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस लगे तो हम कहेंगे R1 इज इन सीरीज विथ R2। लेकिन सपोज मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाता हूँ, सपोज ऐसा ही कोई कनेक्शन है लेकिन मैं कुछ इसको ऐसे कहता हूँ, यहाँ पे मान लो कि कोई एक थर्ड रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। अब R1 R2 सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है जो यहाँ पे लगे, अभी यहाँ पे कोई तीसरा रेजिस्टेंस भी लग गया, सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस लगे हैं तो कहेंगे दे आर इन सीरीज। अब दो से ज्यादा लगे तो हम कहेंगे R1 R2 आर नॉट इन सीरीज, R1 R2 आर नॉट इन सीरीज, लिखेंगे R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज। आप बोलोगे इससे क्या मतलब होता है, तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा पहचानने में यही स्टेटमेंट आपको मदद करेगा। अब ये सिंपल सर्किट है तो देख के पता चल रहा है कि सीरीज में और ये सीरीज में नहीं है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के बाद हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, सीरीज में पैरेलल में निकालना पड़ेगा, एंड द प्रोसेस एंड द स्टेप्स विल बी 100% सेम। तो एक को याद रखोगे तो दोनों बन जाएंगे, इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इसी अप्रोच से दूसरे को करवाएंगे जब कैपेसिटेंस वाला करवाएंगे। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है जैसे आपको दिख रहा है। हम चाहते हैं इन दोनों को भगा के आई वांट टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल रेजिस्टर एंड आई कॉल इट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ये अकेला रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा कब, जब यहां पर आप कुछ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे और यहां पर भी V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इस केस में जितना करंट निकल के जाएगा इस केस में उतना ही करंट निकल के जाएगा। दैट मींस द सर्किट रिस्पॉन्स इक्वली टू सेम बैटरी इन ईदर केस। तो आप कहोगे ये अकेला इन दोनों का बराबर है कि नहीं। तो ये सर्किट में हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, लेट अस सी। ये समर में इतना गर्मी होता है, समर में कोचिंग फीस ज़्यादा होना चाहिए, विंटर में कम होना चाहिए, इसको सोच के सारे टीचर एवरेजली बैठाते हैं। नहीं, बड़ा गर्मी हो रहा है, खून पसीना एक करके पढ़ा रहा है, और आप लोगों को भी मेहनत करो तो बढ़िया है। आप भी अपने बच्चों को बोलोगे पापा मम्मी बहुत भाव खाते हैं नहीं, हम लोग कितना मेहनत किए थे पढ़ने में, हाँ हमारा समय में साइकिल नहीं था, हमारा समय में बुक नहीं था, हमारा समय में टीचर नहीं था। तुम भी अपने बच्चों को बोलोगे हम लोग कितना मेहनत किए हैं, हमारा समय में एसी नहीं था, नहीं हमारा समय में बाइक नहीं था, ऐसे करके। हाँ ठीक है, तो देखिए पहला चीज इसमें, अगर यहाँ से करंट आई घुसता है, सब मेरे साथ बोलते रहोगे तो बहुत मजा आएगा समझने में। अगर आई करंट घुसेगा R1 से, निकलेगा फिर R2 में घुसेगा, बताओ किस में ज्यादा करंट होगा, R1 में कि R2 में? इक्वल होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना घुसता है वही निकलता है कि नहीं। तो हम कहेंगे इसमें जो करंट है इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है, तीनों में बराबर करंट है। तो आप कहोगे पहला चीज जो ऑब्जर्वेशन में आया, इन सीरीज कनेक्शन, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में करंट इज सेम, हर एक रेजिस्टेंस में बराबर करंट जाता है। अच्छा, दूसरा, जब करंट पास करेगा तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कॉल इट V1, और इसमें भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कॉल इट V2।
नहीं, इसमें भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा V1। V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। कितना होगा? अगर I करंट जा रहा है, R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ओम्स लॉ, I इंटू R1। फिर लिखोगे तो कहाँ होगा? बोलोगे तब ना होगा। पता चला कल को फिर से फॉर्मूला कुछ याद नहीं रहा। चालाक लोग तो बाद में देख के लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्लास में, है ना। चालाक लोग के बारे में बोले, तुम्हारे बारे में नहीं बोले, ठीक है। हाँ, तो V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। कितना है भाई? I R1 में CHSE वालों को अपील कर रहा हूँ, डायरेक्टली आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। बोर्ड में आएगा, रेयरली आता है लेकिन आता है। अच्छा, V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। कहेंगे V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना होगा? यस, देखा कैसे मुंह खोल के बोला, बढ़िया, IR2। अब थोड़ा सोचो और बताओ, ये जो R1 है इसके क्रॉस में ये पॉइंट और ये पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है V1। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल में है? लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट। आउट ऑफ द लेफ्ट पॉइंट एंड राइट पॉइंट कौन सा हायर पोटेंशियल में? हाँ भाई, करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, मतलब दिस मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल, दिस मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं? दिस मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल, और एक होगा हायर पोटेंशियल में, दूसरा होगा लोअर पोटेंशियल में। बढ़िया, ये हो गया लोअर पोटेंशियल पॉइंट। सिमिलरली R2 के लिए ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। एनीवे, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे और मान लो कि पूरा जो चीज है उसको भगा के इसको अकेले बैठाए हैं, तो इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? देखो तो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इक्विवेलेंट? आप कहोगे हाँ यहाँ से आओ, कितना होगा? V हो। हाँ, तो V क्या हो गया? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इक्विवेलेंट, और O कितना है? IR इक्विवेलेंट, क्योंकि सेम करंट तो जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है इसमें भी वही करंट जा रहा है। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? अगला स्टेप में खत्म हो जाएगा, अगला स्टेप में खत्म हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बीट नंबर 3। बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर हम यहाँ से एक बार ऐसे घूम के आएंगे, जितना गेन करेंगे अलजेब्रिकली उतना ही लॉस करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। और किरचॉफ्स करंट लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वे वोल्टेज लॉ है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट लॉ क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, बोल नहीं पाए, आप लोग खुश हो जाओ, आप बोल पा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो इट इज कमिंग लाइक दिस। तो अभी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। चलो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे घूम के एक बार यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पर जब जा रहे हैं हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे V इज द गेन इन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से आए V गेन हुआ। इधर से जब जा रहे थे हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे, लॉस कर रहे थे कितना? V1 पोटेंशियल लॉस कर रहे थे, और यहाँ पर भी हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे, लॉस कर रहे थे V2, और फिर वापस आ गए। मतलब ये बन गया V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं। V का वैल्यू क्या था? V का वैल्यू था IR इक्विवेलेंट। V1 क्या था? IR1। V2 क्या था? IR2। ओ कितना सिंपल है। तो हम कहेंगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ये I तो गया, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। समझ में आया? So in case of series connection, the equivalent resistance is ordinary sum of
द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है, यहाँ पर और भी एक चीज इंपॉर्टेंट रख लेना जो आपकी डिराइवेशन में तो काम में नहीं आया बट इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों वोल्टेज है, ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, V इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब अगर आप V वोल्ट सप्लाई किए, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो गया, करंट में आने के साथ साथ दोनों वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ो तो सप्लाई वोल्टेज के साथ बराबर होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो थोड़ा इसको हम इंपॉर्टेंट लिख के लिखा देंगे आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ ये देखिए हम V इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब सोचो कि आपके पास एक सर्किट है और ये रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, ये रेजिस्टेंस कितना है ये भी मालूम नहीं है। आपने यहाँ पर 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाया और पता चला यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्या बता सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप across R2 is how much, 12 वोल्ट दिए हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ होगा। यस, ये याद रखना, न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। जो लोग कैजुअली ले रहे हैं वो तकलीफ में रहेंगे। तो कितना हो गया, 7 वोल्ट। ये एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में ये काफी मदद करेगा। ओके, दूसरा हुआ कि अभी अभी हम देखें कि यहाँ पर जो V1 था IR1 है, V2 इक्वल टू IR2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, दैट इज V1 बाई V2 कितना हो रहा है, देखो इट इज IR1 बाई IR2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। समझ में आ रहा है क्या, मतलब the potential drops are in the direct ratio of their resistances। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपका सीरीज कनेक्शन का, जो आपको आसानी से समझ में आ गया, डिफिकल्ट नहीं था। पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चीज है, हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us see रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। और जैसे मैं बता चुका हूं, थोड़ी देर में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, कैपेसिटेंस चैप्टर में। वहां पर भी डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इन पैरेलल ऐसे करके पूछेंगे। रूल्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो ये समझ गया होगा वहां पर समझना आसान होगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सीरीज रेजिस्टेंस तो पहचानना हमें आ गया, सिर्फ ओनली 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, यू आर सेट, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। सिमिलरली बुक में क्या लिखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। मैं वो डेफिनेशन यूज नहीं करता हूं, पता कैसे चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है नहीं, तो हम कुछ दूसरा डेफिनेशन यूज करेंगे। ध्यान से देखना, माय मेथड्स आर डिफरेंट, मेरा मेथड बुक में नहीं है। आई टेल यू सेवरल मेथड्स, सेवरल डिफरेंट डेफिनेशंस फ्रॉम योर कन्वेंशनल डेफिनेशंस इन रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए बैटरी, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, है ना। और मेरा डेफिनेशन से करोगे चीजें आसान बनेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पहला डेफिनेशन है कि टू रेजिस्टेंसेस are said to be in parallel. Two resistances are said to be in parallel. कब कहेंगे कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं? if they are not in series but a closed loop can be formed. Closed loop can be formed using only those two resistances.
ये ओनली वर्ड को मिस मत करना, ये ओनली इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला सीरीज कनेक्शन में भी एक बार ओनली लिखे थे हम लोग, कहाँ लिखे थे? इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट दे आर सेड टू बी इन सीरीज। अब क्या देख रहे हैं? टू रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ दे आर नॉट इन सीरीज बट यू आर एबल टू फॉर्म ए क्लोज लूप टेकिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस। सिर्फ उन दोनों को लेकर अगर क्लोज लूप बनेगा तो आप कहोगे ये पैरेलल में है। तो पैरेलल चेक करने का तरीका क्या हुआ? दो रेजिस्टेंस को लेकर चेक करो, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तीन को एक साथ चेक मत करो, दो दिया है तो चेक करो पैरेलल में है कि नहीं। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं, सपोज हम कहेंगे कि ऐसा कोई कनेक्शन है, तो आप क्या देख रहे हो? ये जो R1 है ये R2 है, सीरीज में तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पे R1 भी कनेक्टेड है, R2 भी कनेक्टेड है, एक तीसरा नाड़ा निकला हुआ है, ये नाड़ा इनको सीरीज रहने नहीं देता, नहीं, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। अच्छा, क्या सीरीज में नहीं है तो पैरेलल है? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दे आर नीदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। कोई जरूरी नहीं है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे, ऐसा नहीं, ऐसे भी हो सकता है सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं है। अच्छा, इन दैट केस व्हाट विल डू? देखिए कि हम दोनों सीरीज में नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट में चेक की, इधर से भी चेक करो, हाँ ये भी तो, यहाँ पर भी तीसरा कनेक्शन है, दे आर नॉट इन सीरीज। आर दे इन पैरेलल? कंडीशन क्या था? टू रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ दे आर नॉट इन सीरीज। हाँ, यहाँ तक तो हो गया, बट ए क्लोज लूप कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस। सिर्फ R1 और R2 को लेके, ओनली R1 और R2 को लेके क्या हम क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो R1 R2 पैरेलल में है, तो आप कहोगे R1 इज पैरेलल टू R2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पहचानने का तरीका क्या हुआ? वो सीरीज में नहीं होना चाहिए और सिर्फ उन दोनों को लेके आपको क्लोज लूप बन जाना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू फॉर्म ए closed loop taking only those two resistances. Let me give you some more examples. Suppose I give you a circuit like this. ध्यान से देखो, ये जो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सपोज मान लो कि यहाँ पर ऐसा कुछ कनेक्शन है। चेक करना है क्या R1 R2 सीरीज में है या पैरेलल में है, R2 R3 सीरीज में है या पैरेलल में। सोचो तो, क्या R1 R2 सीरीज में? नहीं, यहाँ पर तीसरा कनेक्शन है। अगर यहाँ पर कोई स्विच लगा होता और ये स्विच को ओपन कर देते तो ये खुल गया तो दोनों सीरीज में। स्विच को क्लोज करो तो इधर से कनेक्शन तो हो गया। समझ में आ रहा है? R1 R2 आर नॉट इन सीरीज। क्या सिर्फ R1 R2 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? यस आई कैन डू, ऐसे ऐसे ऐसे। यस, क्लियरली दिखने लगा कि R1 इज पैरेलल टू R2। सेम वे थिंक फॉर R2 एंड R3। क्या R2 और R3 सीरीज में है? नहीं है, बीच में ये फंस रहा है। देखो ये कनेक्शन, अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो हम कहते कि दोनों सीरीज में, लेकिन वो कनेक्शन बरकरार है। क्या R2 और R3 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि R2 इज पैरेलल टू R3। देखो R1 R2 के साथ पैरेलल है, R2 R3 के साथ पैरेलल है। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो तीनों भाई भाई तो हो गए ना। आपको हाँ सर वो तो लॉजिकली समझ में आ रहा है, लेकिन R1 R3 के साथ कैसे पैरेलल हुआ? देखो R1 R3 सीरीज में है क्या? नहीं है। क्या R1 R3 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? कोशिश करके देखते हैं। सिर्फ R1 और R3 को लेके क्लोज लूप बनाएंगे। गया 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 गया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। यस, सिर्फ R1 और R3 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं। सो R1 और R3 आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा काम देना चाहता हूं। आपको बताना है कि ये सर्किट में कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, ऐसा करके पूछा है। मैं यहाँ पर ढेर सारा रेजिस्टेंस दिया हूं, R1, R2, R3, R4, R5। क्या बता सकते हो ये दूसरी वाली एग्जाम्पल पे कौन कौन सीरीज में है ये सर्किट में?
सोचो और बताओ कौन कौन सीरीज में है, क्या लगता है आपको कौन कौन सीरीज में है? If only two resistances are connected at a point, क्या हम कहेंगे R2 और R4 सीरीज में है? Yes or no? नो, क्योंकि R2 और R4 के बीच से R3 निकला है। अगर ये वाला कनेक्शन नहीं होता तो हम कहते कि हाँ R2 R4 सीरीज में है, लेकिन ये कनेक्शन तो है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये दोनों सीरीज में नहीं है। R2 R3 सीरीज में नहीं है, R2 R4 सीरीज में नहीं है, R3 R5 ये भी नहीं है, R1 R3 कोई सीरीज में नहीं है। अच्छा तो ठीक है, चलो ढूंढते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या आप ढूंढ के बता सकते हो इसमें कौन कौन पैरेलल है? अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है और सिर्फ उन दोनों को लेके आप क्लोज लूप करोगे तो पैरेलल में। ढूंढो कौन से सिर्फ दो रेजिस्टेंस को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो। R2 और R4 को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दिख रहा है कि R2 इज पैरेलल टू R5। नहीं सर ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है। अरे पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब वो नहीं है, हम बता चुके हैं पहले से। नहीं तो इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस कैन फॉर्म ए क्लोज लूप दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। और देखो तो हम बेटा कौन सा R1 एंड R5, देखो इधर किसी को दिख गया क्या? R1 और R5 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं। यस, R1 इज पैरेलल टू R5। ये R2 एंड R4 होगा ना, सॉरी मैं गलत लिखा हूं। क्या R2 और R4 को लेके क्लोज लूप नहीं बन रहा है? R2 एंड R4 को लेके बन रहा है, तो ये R2 इंटू R4 और R1 और R5 इन दोनों को लेके भी तो क्लोज लूप कर सकते हैं। यस, R1 एंड R5। कोई एक भी अगर पैरेलल या सीरीज कनेक्शन आपसे छूट जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी सर्किट में कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में, आपको पूरा समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ये बन गया पैरेलल कनेक्शन। बस एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे आपको, अब बताओ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ गिविंग यू ए कनेक्शन लाइक दिस, ध्यान से देखो। ये R1 है, ये R2 है, R3 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल है। ये ऐसे मुड़ के गया है, मतलब ये जंप वायर है, एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जंप करके गया है। ठीक है, ऐसे जंप करके गया है तो इसको हम जंप वायर कहते हैं। मतलब दिस टू वायर्स आर नॉट कनेक्टेड हियर। क्या बता सकते हैं सर्किट में कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है? सर R2 R3 पैरेलल में है। चलो देखें, हाँ R2 और R3 को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं, लेकिन पहले देखना चाहिए R2 R3 सीरीज में तो नहीं है। R2 R3 सीरीज में कैसे होंगे? बीच में ये कनेक्शन है। R2 R3 आर नॉट इन सीरीज एंड यू आर एबल टू फॉर्म ए क्लोज लूप, तो आप कहोगे R2 इज पैरेलल टू R3। और कुछ सीरीज कनेक्शन R1 एंड R2 भी तो पैरेलल है। देखो R1 इज पैरेलल टू R2। क्या पता चल रहा है? R1 R2 के साथ पैरेलल है, R2 R3 के साथ पैरेलल है। इसका मतलब है R1 इज पैरेलल टू R2 इज पैरेलल टू R3। क्या ये बात सबको ठीक से समझ में आ रहा है? आ रहा ना? लेकिन ये स्टेटमेंट से ये भी पता चल रहा है कि R1 इज पैरेलल टू R3। R1 इज पैरेलल टू R3। क्या ये फिगर में R1 इज पैरेलल टू R3 थोड़ा चेक करके देखो तो? हाँ होना चाहिए। R1 को लेके क्लोज लूप बनाते हैं, है ना? ये गया, ये दोनों पैरेलल है। यस, सिर्फ इन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो, सो दे आर पैरेलल। अब मेरे हिसाब से आपको सीरीज पैरेलल फिजिकली कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो समझ में आ गया। कोई भी सर्किट में कोई सीरीज में है या पैरेलल में है जानने का तरीका। बुक वाला डेफिनेशन क्या है? इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप्स। क्या पता करोगे, कैसे पता करोगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? ये फिजिकली आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। एंड रूल्स आर सेम फॉर कैपेसिटेंस आल्सो। अगर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होता तो सीरीज पैरेलल चेक करने का तरीका वही, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन का पॉइंट नंबर 2। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्टेड है। चलो ये हुआ एक रेजिस्टेंस, ये हुआ दूसरा रेजिस्टेंस, और मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है अक्रॉस ए बैटरी, और ये दोनों रेजिस्टेंस का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं।
जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, आई वांट टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस, दोनों को भगा के एक रेजिस्टेंस रखूंगा। अगर मैं इस पॉइंट को ए कहता हूं, इस पॉइंट को बी कहता हूं, तो आप कहोगे ये ए है, ये बी है, बाकी दोनों मिलके एक बन गए, नहीं? अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा अगर यहां पर भी हम उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना यहां पर फ्लो करता था। मतलब ये अकेला इस बैटरी को जैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये दोनों मिलके इस बैटरी को ऐसे ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब ये दोनों का बराबर ये है, नहीं? आपके घर में दो दोस्त आए, एक खाता है 6 रोटी, एक खाता है 3 रोटी। अगले दिन दूसरा दोस्त आया, कोई तीसरा दोस्त, वो खाता है 9 रोटी। तो आप क्या बोलोगे? हमारा 2 दोस्त इस अकेले की बराबर है, नहीं? अगर रोटी का साइज बराबर रहा तो, नहीं? और रोटी का साइज छोटा कर दिया तो 9 की जगह 12 खा लेगा, लेकिन आप उसमें इक्विवेलेंट पता नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर V वोल्ट देंगे, जितना करंट जाएगा, यहां पर भी V वोल्ट उतने ही देंगे, उतना ही वोल्टेज देंगे तो सेम करंट जाएगा। तो हम कहेंगे ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है? सीरीज कनेक्शन वाज बिट इजी एंड सबको समझ में आ जाता है। वैसे सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। लॉजिकली भी सोचा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, कोई करंट जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जब करंट इधर से जाएगा क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। सिंपल सा चीज है भाई, इधर से जा रहा है तो कुछ अपोजिशन मिल रहा है R1, इधर से मिल रहा है R2, टोटल मिला R1 प्लस R2, वो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन पैरेलल की केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ज्यादा दिमाग लगाने की एकदम जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बाकी दिमाग हमारे पास रखना है, उसको दूसरे काम में लगाना है कि नहीं? अच्छा, पहला चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, पहला चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि ये R1 है, ये R2 है। मान लो कि कोई पूछेगा जब इधर से करंट आ रहा होगा, ऐसे इधर से घुस रहा होगा I करंट, तो क्या निकलेगा? I से ज्यादा करंट या I से कम करंट? कितना निकलेगा? सेम करंट, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। अच्छा, इधर से निकलने के लिए कुछ करंट इधर से होते हुए आएंगे, कुछ करंट इधर से होते हुए आएंगे, ऐसे करके आएंगे, जबकि यहाँ पे सारा का सारा करंट R इक्विवेलेंट के थ्रू से जा रहा था, ठीक है? अभी मुझे कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या है, तो हम कहेंगे यहां से यहां तक चलो, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक चलो, B to A चलो। ये देखो, तो अगर हम यहां से यहां पर जाते हैं, इस रास्ते में जाए या इस रास्ते में जाए या इस रास्ते में जाए, तीनों रास्ते में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन को याद करो, मैं लिखवाया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is given by VA minus VB. It is defined as the work done in moving from B to A through any path, किसी भी रास्ते में जाओ, नहीं? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते में जाता हूँ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर से जाऊं तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर से जाऊं तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पहला चीज क्या हुआ? इनके सब पैरेलल कनेक्शन, दोनों रेजिस्टेंस में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज में क्या बराबर था? करंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन potential difference across each resistor is same, हर एक में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? If I go back to the previous exemplary questions, तो मैं अगर पूछूंगा कि ये सर्किट में बताओ इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज 6 वोल्ट, इसको किसी एक बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट किया गया और दिया गया है कि जो R2 है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? सेम 6 वोल्ट, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी सेम। अगर यहाँ पर हम कोई एक बैटरी लगाएंगे और ये दोनों टर्मिनल में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पता चला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज 5 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R5?
सेम 5 वोल्ट बिकॉज दे आर पैरेलल। ये आपको समझ में आना चाहिए। हर एक पैरेलल रेजिस्टेंस में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब नहीं कि जो जो पैरेलल है सब में बराबर होगा। R1 में जितना होगा उसके साथ पैरेलल R5 है उसमें भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। R2 में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके साथ पैरेलल में R4 है उसके साथ भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। ठीक है। अब ये सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखिए। सारे में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसा बताओ? देखो मैं लिख रहा हूं बिट नंबर 2 और इसमें लिखो बिट नंबर 2 में क्या पता चला? बिट नंबर 2 में पता चला इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आप कहोगे VA माइनस VB, और ये A है ये B है, ये दोनों मिलके सिंगल बन गए तो ये A है ये B है। VA माइनस VB निकालने की कोशिश करते हैं। चलो पहले हम इस रास्ते से चलते हैं B2A। तो क्या हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी V। B2A पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना? V। अच्छा, इधर से अगर आएंगे तो हियर B2A जाएंगे इधर से तो गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट यू विल गेन पोटेंशियल, सो इट इज I1 R1। B2A आ गए, I1 R1 मिला। इधर से आएंगे तो हाँ इट इज I2 R2, नहीं I2 R2, और ये सर्किट इक्विवेलेंट है। B2A अगर इधर से आए तो हम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस कॉल्ड R इक्विवेलेंट, सो इट इज IR इक्विवेलेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। Potential difference between the 2 points VA minus VB can be expressed in all these way. You can say it is V, you can say it is I1 R1, you can say I2 R2, or you can say IR equivalent and so on. समझ में आया? अच्छा, इसके बाद चलो देखते हैं कि बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बता सकते हो? I1 I2 में क्या रिलेशन है? I1 I2 में क्या रिलेशन है भाई यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ? अब क्या कहोगे? I करंट घुस रहा है इधर से I1 इधर से I2, मतलब I1 I2 में क्या रिलेशन है? I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू है V बाई R इक्विवेलेंट, नहीं? और I1 का वैल्यू लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू V, सो इट इज V बाई R1। I2 हो गया V बाई R2, थोड़ा मारपीट करो तो V कैंसिल हो गया। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ में आ रहा है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला आपके सामने आ गया। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या बात समझ में आया? हाँ, कितना सिंपल है। तो ऐसे ही हमें 3 स्टेप में निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों आते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ये 3 स्टेप में निकला और उसका पहला वाला भी सीरीज केस में भी तो 3 स्टेप में निकला था। 1, 2 और तीसरा स्टेप में खत्म। ये देखो वहां पर केवीएल लगाए थे और यहाँ पर हमने लगाया किरचॉफ्स करंट लॉ। वो बहुत ही आसान है फॉर ए 5-6 मार्क क्वेश्चन। दोनों चीज करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपे हुए चीजें उनको पकड़ेंगे। बिट नंबर 3, फैक्ट्स फ्रॉम पैरेलल कनेक्शन। जो हमें याद रखना चाहिए, सीरीज कनेक्शन में 2 फैक्ट दिए थे आपको। एक क्या था? V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2। दूसरा क्या था? सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ड्रॉप सम ऑफ ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। फैक्ट्स फ्रॉम पैरेलल कनेक्शन। पहला तो हुआ कि अगर हमें R1 और R2 अगर पैरेलल में मिल गए तो 1 बाई R इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल का बात नहीं है। हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए ओरल मेथड।
सपोज हम कहेंगे आपको 3 और 6 पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब मेंटली सोचने लगोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, जोड़ोगे, रेसिप्रोकेट करोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट becomes difficult। If you remember this way तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। It is R1 R2 by R1 plus R2। अब 3 और 6 पैरेलल में है, 3 into 6 by 3 plus 6 is 18/9 is 2। खत्म। ओरल कैलकुलेशन इसमें हो सकता है, पहला वाले में ओरल कैलकुलेशन नहीं होता है। समय तो ही सबसे कीमती चीज है, यहाँ पर समय सबसे कीमती चीज है। आप कितने जल्दी कर सकते हो वो आपका क्वालिटी डिसाइड करता है। कोई पुराना कंप्यूटर नया कंप्यूटर में अंतर क्या है, नया कंप्यूटर फास्ट चलता है बस, और क्या। पुराना जो करता था ये भी वही सब कर रहा है। ये नहीं कि एक चीज नया कंप्यूटर ही सॉल्व कर सकता है, पुराना कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ऑनली स्पीड का प्रॉब्लम रहता है दोनों में, कितना जल्दी कर सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है, सब कुछ करने के लिए समय है और पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है। फटाफट फटाफट हमारा चीजें बन जाना चाहिए। और वैसे भी आप मेडिकल एंट्रेंस में दे गिव 45 क्वेश्चंस टू डू इन 1 आवर, और हमारे अच्छे बच्चे तो 45 मिनट्स में कर लेते हैं। और आप में से काफी लोग हो गए वो 45 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में 1 आवर ले लेंगे सॉल्व करने के बाद। दूसरा नहीं, ये तो स्पीड बहुत ज्यादा है। क्योंकि कोई पेशेंट आपके सामने आया और पता चला डॉक्टर सर खुजा रहा है, याद कर रहा है क्या था इसका मेडिसिन, क्या था उसका मेडिसिन, तब तक पेशेंट का जान निकल गया है कि नहीं। तो डॉक्टर को सोचने का अलाउड नहीं है, आया तुरंत फोड़ दो जो भी फोड़ना है। कुछ नहीं मिला तो अपनी डॉक्टरी बचाने के लिए सलाइन वाटर भी फोड़ देते हैं इंजेक्शन में, बोलते हैं इंजेक्शन दिया क्या है, सलाइन वाटर दे दिए। ऐसा मत करना जो लोग डॉक्टर बनोगे, ठीक है। अगर करोगे कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन वो बाहर नेम प्लेट में अपना नाम लिखना और लिखना बरगढ़ वाला, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अच्छा, अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फॉर ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अब इसके लिए कोई दूसरा तरीका है नहीं, यू हैव टू गो फॉर द कन्वेंशनल मेथड। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, सबको जोड़ो। और आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस G। तो G इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट हो गया G इक्विवेलेंट, 1/R1 हो गया G1, 1/R2 हो गया G2, ऐसे करके। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस। वो पूछेंगे 3 wires having conductances in MKS units 3, 5 and 7 are connected in parallel for the equivalent conductance 3 plus 5 plus 7। समझ में आया क्या? तो कंडक्टेंसेस इक्विवेलेंटली निकालना है पैरेलल कनेक्शन में, तो ऑर्डिनरली ऐड कर दो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ इफ n number of resistances each of R ohm are in parallel, then R इक्विवेलेंट कितना होता है। बोल रहा है n तो रेजिस्टेंस है हर एक R ओम का। थोड़ा मेंटल मैथ करो और बताओ, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R कितने बार, जितने टू रेजिस्टेंस है, कितने टो है, n टो है, तो क्या बन जाएगा n/R। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा R/n। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर 10 टो रेजिस्टेंस है, ये काफी बच्चे याद नहीं रखते हैं इसलिए उनका न्यूमेरिकल लेंथी हो जाता है। सोचो कि अगर 10 टो रेजिस्टेंस है, हर एक है 6 ओम का और सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 6/10, 10/6 नहीं 6/10 है ना, दैट इज 0.6, करेक्ट 0.6। ये चीज बार बार न्यूमेरिकल करते वक्त मैं यूज करता हूं और कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं रखते उनको तकलीफ होता है।
क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म होगा तुरंत आंसर चाहिए। इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? क्वेश्चन खत्म होते होते तुरंत चाहिए, सोचने की कोई मौका नहीं देंगे आपको। मान लो कि ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे, पता चला हर एक 10 ओम का है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2.5 10/4। समझ में आ रहा? हाँ, तो ऐसे करके याद रखना। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कुछ टूल्स दे रहा हूं जिसके चलते आपको न्यूमेरिकल फास्टर बन जाएगा करने में। बोर्ड एग्जाम को छोड़ो, आगे तो आपको हर जगह एमसीक्यू ही देखना है। अच्छा, ये एक बड़ा निराला स्टेटमेंट है अभी जो देने जा रहा हूं, वो ये है कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शंस, the equivalent resistance is lesser than the least resistance in least resistance in the connection। ध्यान से समझना भैया। अगर ढेर सारा रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, मान लो कि ये 5 ओम है और ये 50 ओम है, ये 2 ओम है, ऐसे करके 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा दिए, तो आपको जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना होगा फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा। सबसे छोटा कौन? 2। तो आप कहोगे जो आर इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सबसे छोटे से भी छोटा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। अगर सेम स्टेटमेंट को हम सीरीज कनेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। ये लिस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है, लिस्ट रेजिस्टेंस, LEAST, लिस्ट रेजिस्टेंस इन द कनेक्शन। और इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर 2 ओम 5 ओम 10 ओम को सीरीज में लगा देंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़ा कौन? 10 ओम, उससे भी बड़ा होगा। ये क्या है? सबसे छोटा कौन है? 2 ओम, उससे भी छोटा है। समझ में आया? तो इट इज लेसर देन द 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आया। अप्लाई करना पड़ेगा, देखेंगे आप लोग कैसे अप्लाई करोगे जब अप्लाई करने की बात आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हम देख रहे हैं कि व्हेन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल एंड हम लोग इसमें I एम्पियर ऑफ करंट का पास करने की कोशिश करते हैं और इधर से I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है। ये R1 है, ये R2 है, I निकल रहा है। अब इसमें हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने के कारण पहले वाले में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दूसरे वाले में उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि I1 by I2 is R2 by R1, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस छोटा करंट, छोटा रेजिस्टेंस बड़ा करंट। फील करो चीजों को, यू मस्ट फील इट। बड़ा रेजिस्टेंस छोटा करंट, छोटा रेजिस्टेंस बड़ा करंट। जहां पर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पर उतना कम करंट होगा इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। जैसे ये आपकी स्कूल का कॉरिडोर है और चलो मानते हैं कि ये आपका क्लासरूम है और इधर आपका प्लेग्राउंड है ना। ऐसे करके आपको प्लेग्राउंड से क्लासरूम में जाना है। रिसेस खत्म हुआ, आप जब जा रहे थे देखे कि यहाँ पर आपका एक कड़कदार
खड़ूस टाइप का प्रिंसिपल और टीचर दोनों तीनों खड़े हैं। जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मेजॉरिटी बच्चे कौन से रास्ते में जाएंगे क्लासरूम में, 1 में कि 2 में? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। जाएगा तो इधर से पकड़ेगा, तेरा ड्रेस क्यों ठीक नहीं है, क्यों होमवर्क नहीं किया था, उस दिन क्यों नहीं आया था, उस दिन क्यों आम खा रहा था, कुछ ना कुछ पूछेंगे, रेजिस्टेंस डालेंगे, तो क्या करेंगे, मेजॉरिटी इधर से भाग जाएंगे। एक दो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर का हीरो बनते हैं, तो वो लोग क्या है, 2-4 ठो खाली वो टीचर वाले रास्ते में जाएंगे, मेजॉरिटी तो इस रास्ते में जाएंगे। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम मिला उसमें ज्यादा। अब टीचर को भगाओ, मान लो यहाँ पर कांटे पड़े हैं और इधर थोड़ा ज्यादा कांटे पड़े हैं, इधर कम कांटे पड़े हैं। दौड़ के आए काफी बच्चे फील्ड से, जिधर से ज्यादा कांटा पड़ा है उधर से कम बच्चे जाएंगे, और जिधर से कम कांटा पड़ा है उसमें से ज्यादा बच्चे जाएंगे। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो ज्यादा करंट जाएगा। ये आपको फील होना बहुत जरूरी है ना। हाँ, और दूसरे तरीके से भी सोचो कि ये कोई एक टैंक है, इसमें से पानी भरा हुआ है और यहाँ से पानी सप्लाई करना है। आपके पास दो तरीके हैं, एक इधर का पाइप लगा है और एक दूसरा वाला पाइप इधर से लगा है। ये दोनों पाइप में पानी जाएगा। देखो अब ये दोनों पाइप में जब पानी इधर से फ्लो हो रहा है, कौन सा पाइप में ज्यादा पानी फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, है कि नहीं? किसमें जल्दी जल्दी पानी फ्लो करेगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। आप जानते हो जितना मोटा पाइप होगा उतना कम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस फोर्स है, दैट विल बी विस्कस फोर्स, यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखोगे दोनों तरीके से पानी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी, ओहो इधर से तोड़ ताड़ के जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये पानी इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, लेकिन इधर अगर जा रहा है 2 लीटर पर मिनट, इधर से जा रहा है 25 लीटर पर मिनट, क्योंकि ये मोटा है, रेजिस्टेंस कम है। ये फील करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस और कोई 7 ओम का रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर देता हूं, किसमें करंट ज्यादा होगा, 2 ओम में, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा करंट इधर से भागेगा। अच्छा, ये चीज समझ में आया। जबकि सीरीज कनेक्शन की केस में V1/V2 क्या था, R1/R2। यहाँ पर I1/I2 क्या हो गया, R2/R1, उल्टा हो गया, है ना। यूज करेंगे सारा क्वेश्चन को यूज करेंगे हम लोग। अच्छा ये है, नेक्स्ट में ये फॉर्मूला याद पक्का रखना, बड़े काम का फॉर्मूला है, करेंट डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कम जाएगा, इसमें ज्यादा जाएगा, जो भी जाएगा, कितना जाएगा। Now you see here, you can say I1 plus I2 is equal to I2, और यहां से पता चल रहा है कि I2 is I1 R1 by R2। कहां से पता चला, यहां से। I2 को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले आओ। I2 की जगह लिख सकते हैं I1 R1 by R2, और यहाँ पर I1 plus I2 is equal to I। चलिए I1 तो I1 है, I2 की जगह वैल्यू डाल देते हैं। It is I1 into R1 by R2 that is equal to I। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा I1 will go कॉमन, इधर आएगा R2 plus R1 by R2 that is equal to I। और I1 कितना है, सारे को इधर ले लो, R2 by R1 plus R2 into total current। I1 क्या हो गया, I1 क्या हो गया, ऑपोजिट रेजिस्टेंस, कौन, R2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, क्या, R1 प्लस R2 इनटू टोटल करेंट। कोई ये डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पूरा रट्टा मार के याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। I1 the current here is opposite resistance by summation of the resistances into total current। अगर कोई पूछेगा क्या आप बता सकते हो what will be the value of I2, क्या बता सकते हो I2 क्या होगा। उसी तरीके से दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे I2 is equal to opposite resistance by R1 plus R2 into टोटल करंट।
लेकिन अगर एक बार I1 निकल चुका है, I2 को इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे कर लोगे, बोलोगे I2 तो I माइनस I1 है। नहीं? क्या ये करंट डिवीजन फॉर्मूला सबको समझ में आया? आया? चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आप लोग सचमुच कर सकते हो इसको। छोटा सा एक क्वेश्चन देंगे आपको। सपोज मैं आपको कुछ 12 एम्पियर करंट देता हूं, एंड दैट 12 एम्पियर करंट इज पंप्ड इनटू ए सर्किट। और ये है 3 ओम, ये है 9 ओम। क्या बता सकते हो कि इसमें कितना करंट जाएगा? व्हाट इज द करंट X? इसमें X क्या होगा? क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है बोलिए? 3 में निकाल रहे हैं, इट इज 9 बाय 9 प्लस 3 इंटू टोटल करेंट 12 इज नॉट इट 9 एम्पियर। और कोई पूछेगा वाई बताओ, तो वाई आप ऐसे फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालोगे? आप बोलोगे ये तो 3 एम्पियर है। समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस बराबर होते तो सोचो, मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर 2 नहीं 3 है। अच्छा 3 रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है? कितना रेजिस्टेंस दिया नहीं है, बस ये दिया है कि हर एक आर है, और दिए 12 एम्पियर। क्या बता सकते हो अब हर एक में कितना करंट जा रहा होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है, बराबर करंट जाएगा। नहीं, जैसे स्कूल की बरामदा में इधर प्रिंसिपल खड़ा है, इधर क्लास टीचर खड़ा है, एक कुआं है, खाई, तो अब तो दोनों तरफ से बराबर ही जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें भी जो करंट आएगा 12 एम्पियर, इसमें से इधर से जितना जाएगा, क्योंकि इधर से जितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उधर से भी उतना, इधर से भी उतना। तो आप कहोगे सीधे सीधे X इज इक्वल टू 12/3 इज 4 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अगर सिमिलर रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड। तीसरा चीज जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर केस कुछ ऐसा हुआ, कैसा हुआ सर बता रहे हैं, 1 मिनट रुको। ये मान लो कि केस हो गया कुछ ऐसे। सपोज तीसरा केस में दिया है कि एक रेजिस्टेंस है, ये कुछ 5 ओम का है, और इसके साथ लगा है क्या रेजिस्टेंस? 0, कुछ नहीं लगा है, और हम करंट दे रहे हैं 10 एम्पियर। पता करना है कि 5 ओम में क्या करंट है। पहले बताओ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना? 5 0 के साथ पैरेलल में है। 5 इंटू 0 बाई 5 प्लस 0, 5 इंटू 0 क्या हो गया? 50। हाँ 0 तो बोलना चाहिए ना, मैं बोलूंगा मेरे को देख रहे हो 5 इंटू 0 क्या होगा? हम तो टेबल में तो 5 इंटू 1 से शुरू किए थे, 5 इंटू 1, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 इंटू 0 नहीं बोले। क्या होता है 5 इंटू 0? 0 होता है। अगर ये 0 है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर से रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 0। हाँ पूछ रहा है कि 10 एम्पियर देंगे, बताओ इधर से कितना करंट जाएगा? ठीक है, कोशिश करें x का वैल्यू निकालें। इधर हम x का वैल्यू निकालें। ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? 0 बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। कितना हुआ? 0। कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इधर से निकल जाएगा। तो ये जो 10 एम्पियर करंट है इधर से अगर जा रहा है 0, तो सारा का सारा 10 एम्पियर इधर से ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब किसी के रेजिस्टेंस के क्रॉस में 0 रेजिस्टेंस लगा देंगे तो सारा का सारा रेजिस्टेंस करंट जो है उधर से चले जाएगा, है ना? हॉस्टल में लोग बदमाशी करते हैं, नहीं तरीका नहीं बताएंगे, आप लोग जाके आगे चल के हॉस्टल में बदमाशी करोगे। मान लो कि ये कोई बॉल है, ठीक है, और अगर आप क्लास में अपनी क्लास में कुछ गड़बड़ करके जाओगे तो पता चल जाता है कि ये क्या है, लास्ट में कौन आया था। वो क्या करते हैं बच्चे, बाहर से जो बॉल का जो नाड़ा निकला हुआ है ना, इसको कोई एक वायर से जोड़ देते हैं। कौन सा वायर? 0 रेजिस्टेंस। जैसे आपने वोल्टेज ऑन किया तो जो करंट यहां से आएगा, क्या वो बॉल की रेजिस्टेंस में जाएगा? नहीं, सारा इधर से जाएगा, ठप करके उड़ जाएगा।
तो हॉस्टल के वार्डन जाते थे, स्विच ऑन करते थे, क्यों बच्चे नहीं, तो ढाप करके उड़ जाता था। वो सोचते थे मैं ही लगाया तभी उड़ गया, बच्चे तो अच्छे हैं, पता चला बच्चे पहले से बंदोबस्त करके रखे हैं, है ना, ऐसे करके। तो ये इसमें ऐसे हो जाता था। ऐसे बदमाशी इधर उधर नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, वो बिहार यूपी में ज़्यादा होता है। BHU में था तो बच्चे जो है बीटेक वाले काफ़ी ऐसे लफड़ा करते रहते थे, ठीक है। तो ये, और ये यार ऑनलाइन में बोल दिया, पहुंचेगा तो देखेगा, सब बोलेगा नहीं। इसमें ये हो गया कि whenever a resistance is, इसको कहते हैं शॉर्ट कर दिया गया है, शॉर्टेड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस, ऑल द करंट पासेस थ्रू द जीरो रेजिस्टेंस पाथ। तो पैरेलल कनेक्शन का भी सारा थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। CHSE वालों का ये भी एक रेगुलर लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, बोल देता हूं। स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। या फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स। ये साल अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो ये साल आएगा, लिख के रखो, क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर का। उनके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, माथापाती नहीं करते CHSE वाले, 10-15 तो क्वेश्चन रखे, उसी को रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नाम क्यों पड़ा, जो फिजिसिस्ट थे उनका नाम ही व्हीटस्टोन था, ठीक है। तो ये क्या है पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट आएगा जो इसके हिसाब से काम करेगा। ये ऐसा एक कनेक्शन होता है, यहाँ पर ये ऐसा एक कनेक्शन होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। चलिए रेजिस्टेंस इसका नाम देते हैं P, ये Q, ये R, S, ऐसे करके नाम देते हैं। और क्यों देते हैं उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन खैर यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई एक बैटरी लगा है, सोचो ऐसे, तो ऐसा कोई एक कनेक्शन को आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन। यहाँ पर क्या रहता है, एक गाल्वानोमीटर रहता है, G इज ए गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर कर सकता है, छोटा सा करंट को भी मेजर कर सकता है, उसको कहते हैं गाल्वानोमीटर। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट। ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है, देखने के लिए कि इधर से कुछ करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ब्रिज सर्किट शोन is called a व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा कोई कनेक्शन सर्किट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मतलब ऐसे P-N-Q रहेंगे, R-N-S रहेंगे, और इसको इसे जोड़ दिया गया है। बुक में ये फिगर दिया गया है तो हर जगह ये फिगर ही देते हैं हम लोग। अदरवाइज ये सर्किट दिखने में कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, देखो। अब बोलोगे क्या ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है सर, हाँ ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, बस इसको खींच के थोड़ा लंबा करो तो ऐसे दिखेगा। तो ये मत सोचना कि हरदम ऐसे ही दिखना चाहिए, ये से भी दिख सकता है, समझ में आया क्या। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ये कौन सा नदी के ऊपर बना है, कोई नदी वदी नहीं है। अब बताते हैं आपको ये किस काम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब इसका तो ये है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस, जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ा जाता है, फिर भी हम पढ़ा देते हैं, लिख देते हैं। दिस इज और दिस सर्किट helps to measure unknown resistances, unknown
रेजिस्टेंसेस। कोई अगर अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आप ऐसा एक सर्किट बनाओ। मान लो कि R अननोन है, R कितना है आपको मालूम नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R यू डू नॉट नो। P एंड Q आर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस। S इज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड मतलब नोन, जिसका वैल्यू मालूम है। ऐसा रहता है P और Q को बदल सकते हैं, S एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है। अब क्या करते हैं, ऐसे कनेक्शन करने के बाद P और Q को बदलते रहते हैं। कितना वोल्ट का बैटरी, कुछ भी लगाओ, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, कुछ भी लगा दिया। अब ये P Q को बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कब तक, जब तक इसमें करंट जीरो ना हो जाए। जब तक बीच वाले जो गाल्वानीमीटर में रीडिंग क्या दिखाएगा, जीरो, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है। जब ऐसा केस आ गया हम कहते हैं सर्किट बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें करंट जीरो हो गया। जब करंट जीरो हो गया, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि P इंटू आर इज इक्वल टू Q इंटू एस। जब इसमें करंट जीरो होगा, ये सब ऐसा वैल्यू ले चुके होंगे कि ये और ये का प्रोडक्ट, ये और ये का प्रोडक्ट का बराबर हो जाएगा। इसमें से आपको R का वैल्यू जो अननोन था मिल जाएगा, क्योंकि P तो आप बदल के सेट किए हो, ये तो सेट किए हो, इसका वैल्यू मालूम है, तो आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को इधर लगाओ, P और Q को बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। कब तक, जब तक करंट जीरो ना हो जाए। जीरो हो गया तो रुक जाओ, फिर निकालो R इज इक्वल टू QS/P। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला ये मेथड, इसका एडवांस्ड वर्जन आ चुका है। क्यों, क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस को बदलना पड़ता था, P और Q, और जब रेजिस्टेंस बदल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें वैल्यूज तो बदलेंगे, 1 ओम, 1.2 ओम, 1.3 ओम ऐसे करके बदलने का प्रोविजन होगा। कभी कभार बीच में फंस जाता था, एग्जैक्टली 1.2 है कि 1.23 है कि 1.24 है वो पता नहीं चलता था, तो एरर रहते थे दोनों में। दो ठो एरर है तो ज्यादा एरर हो जाता था। तो हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट किए, मीटर ब्रिज करके पढ़ेंगे, जिसमें एक एरर रहेगा, अगर रहेगा तो मैक्सिमम एक ही एरर रहेगा। तो जितना कम एरर रहने का प्रोविजन रहेगा उतने ज्यादा एक्यूरेसी से रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है, ये लोअर सिस्टम में हम लोग इसी से काम चलाएंगे। दी ब्रिज सर्किट हेल्प्स टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस। कैसे हेल्प करता है कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका जो एडवांस्ड वर्जन है मीटर ब्रिज वो भी आपकी कोर्स में है, ठीक है। दे विल आस्क यू हाउ टू मेजर ए अननोन रेजिस्टेंस, व्हाट इज द अरेंजमेंट, तो आप कहोगे मीटर ब्रिज यूज करते हैं और इसमें लिखोगे कैसे होता है, प्रोसेस उसका पढ़ेंगे पूरा। खैर, यहाँ पर क्या वोल्टेज लगा है, कुछ भी वोल्टेज लगा दो। पॉइंट नंबर 3, द सर्किट is said to be balanced। ये बैलेंस्ड कब कहलाएगा, when ये सर्किट is said to be balanced। ये सर्किट कब बैलेंस कहलाएगा, when current in the galvanometer इज जीरो। जब गाल्वानीमीटर में करंट जीरो होगा तो हम कहेंगे सर्किट बैलेंस हो गया है। जब जीरो होगा, जब जीरो नहीं होगा तो बैलेंस नहीं है, ऑर्डिनरी सर्किट है। बैलेंस हो गया तो काम का चीज है, बैलेंस नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है, बेकार का है, कंफ्यूजन है। समझ में? अगर जीरो हुआ तो हर वक्त जीरो होगा कोई जरूरी नहीं, अगर जीरो होगा तो फिर हम कहेंगे सर्किट बैलेंस हो गया। और आपको याद रखना है कि एट बैलेंस कंडीशन P into R is equal to Q into S। Product of resistances of the opposite arms are equal। P into R is equal to Q into S। बैलेंस कंडीशन में ऐसा होता है। क्यों होता है, अब क्यों को देखेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे, यही तो लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि ये सर्किट जब बैलेंस्ड है, मतलब जब इसमें करंट जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। समझ में आया? खचा खचा करो तो दोनों बराबर निकलेंगे, PR इज इक्वल टू QS होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, नाउ लेट मी रीड्रॉ द सर्किट अगेन। हमारे पास ये है वो सर्किट, ऐसा है, थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर से क्यों ना बनाए, अपना ही सर्किट है। यस,
इसको और आसानी से बना सकते हैं, चलो ऐसे बनाते हैं। ये है वो सर्किट। सर ऐसा तो नहीं दिख रहा था, मैं भी कर देता हूँ, ऐसा है, ठीक, ये है सर्किट। चलिए मानते हैं कि ये है वो सर्किट जो ह्यूस्टन ब्रिज कहलाएगा थोड़ी देर में। चलो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और इसमें ये भी दिया है कि यहाँ पे कोई एक गाल्वानोमीटर कनेक्टेड है। ये एक गाल्वानोमीटर है, और ये गाल्वानोमीटर कैसा है, ऐसा कनेक्टेड है। अब लगा कि नया बनाया हुआ सर्किट है नहीं, हाँ, तो ये हो गया गाल्वानोमीटर, और इसके क्रॉस में हमने कोई एक बैटरी लगा रखा है। ये हो गया हमारा ह्यूस्टन ब्रिज। ठीक है, अब इस ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में सोचा जाए। अब ये जो गाल्वानोमीटर है वो भी एक कॉइल अरेंजमेंट है, इसको पीएमएमसी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर। दो मैग्नेट पोल के बीच में एक छोटा सा कॉइल झूलता रहता है, उस कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहेंगे आरजी। इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है आरजी। ये मत सोचना कि गाल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कुछ लगा है, हम इधर उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर कहेंगे आरजी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गाल्वानोमीटर, उसके अंदर कुछ होगा रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है ये पी क्यू आर एस है, और यहाँ पर कोई भी वोल्ट अप्लाई किया गया है, हमें प्रूफ करना है। चलिए मैं थोड़ा नाम देता हूं इन पॉइंट्स को, ए बी सी डी। प्रूफ करना है कि जब गाल्वानोमीटर में करंट जा रहा है 0, तब P इंटू आर इक्वल टू क्यू इंटू एस, हमें प्रूफ करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड के लिए। सीएचएससी वालों का तो अल्टरनेट ईयर आता है, मैं बोल चुका हूं, अगर ये साल नहीं आया तो अगले साल आएगा पक्का। नाउ एट बैलेंस कंडीशन। अच्छा पहले यहां पर लिख देते हैं कि जी क्या है। जी इज क्या है, गाल्वानोमीटर विथ रेजिस्टेंस, कुछ तो होगा, कितना है, कॉल इट आरजी, कुछ होगा गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 0.5 ओम कुछ होगा। और यहां पे करंट है आई, ये करंट है आई। आप जानते हो कि एट बैलेंस आई इज इक्वल टू 0। आई क्या है, 0। आई क्या है, करंट थ्रू गाल्वानोमीटर। ध्यान से देखो, एट बैलेंस करंट थ्रू गाल्वानोमीटर, करंट इन गाल्वानोमीटर इज 0। अच्छा, तो फिर आई का वैल्यू हो गया 0। अगर आई का वैल्यू 0 है तो आप क्या कहोगे, VB माइनस VD क्या होगा, VB माइनस VD क्या होगा। अबे यहां से यहां तक जाओ, यहां पर करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो VB माइनस VD इज ऑल्सो 0। ये हमें समझ में आया, ठीक है। अब ये बैटरी तो कुछ ना कुछ करंट दे रहा होगा, कितना मालूम नहीं है, कुछ करंट दे रहा होगा, क्यों लिखे कंफ्यूजन करें। तो इस करंट से कुछ हिस्सा करंट इसमें जा रहा होगा और कुछ हिस्सा करंट इसमें आ रहा होगा। अगर इधर से X करंट जा रहा है तो इधर से Y करंट जा रहा होगा, और जो X करंट गया उसमें से कितना करंट इधर गया, 0, मतलब इसमें कितना करंट आएगा, X, और इधर से जो Y करंट आया उसके साथ मिला 0, Y प्लस 0 इज ऑल्सो Y। मतलब हम यूजिंग टू वेरिएबल करंट्स, हम X और Y की तरह यूज करके हर जगह करंट पता कर लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट द करेंट्स इन द सर्किट आर एज शोन।
ज्यादा फैला के मत लिखो, ऐसे टाइप लिखने से ज्यादा मार्क नहीं मिलता है, टू दी पॉइंट लिखने से मार्क मिलता है। तो पता चला कि एट बैलेंस ये जो आपका VB माइनस VD था वो 0 था। क्यों? क्योंकि बीच वाले में कोई करंट नहीं था। वाओ, बीच वाले में कोई करंट नहीं था। तो बीच वाले में कोई करंट नहीं है, हम अपना दिमाग लगाए, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाए और बोले कि अगर P में करंट X है तो Q में करंट X है, S में करंट Y है तो R में करंट भी Y है, ये पता चल गया। और VB माइनस VD 0 है, ठीक है। VB along पाथ, थोड़ा ध्यान से देखो, से खत्म हो गया, थोड़ा सा इतना लिखे ना और 2 लाइन लिखेंगे खत्म हो जाएगा। तो सोचो कि अब समझ जाते हो तो लिखने में थोड़ा सा कितना रह जाता है। काफी जगह नोट्स में लंबा नोट्स देते हैं, लिखते लिखते धुआं निकल जाता है। बस मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखोगे, विल गेट फुल क्रेडिट। एक मार्क कोई काटेगा तो उसका नाम मेरे को बताना, उसको काट डालूंगा। along path DAB, along path DAB अगर हम निकालें VB माइनस VD इज इक्वल टू 0 तो क्या देता है भैया? along path DAB अगर हम कहेंगे VB माइनस VD 0 है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन की बात चल रहा है, तो B टू D जाओ ना, तो यहाँ पर गेन किए S इंटू वाई, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस करेंगे P इंटू X दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे लिखो तो मिला SY इज इक्वल टू PX। रहने दो, यहाँ पर रहने दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। Now along the path DCB, along path DCB के पाथ में जाओगे, here you are going in the direction of current, you will lose potential minus YR, and then again you go यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर C to B, you are going in the opposite direction of current, you will gain potential QX is equal to 0। जैसे हम यहाँ पे एक इक्वेशन निकाले थे, यहाँ पे भी एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब हम कह सकते हैं कि YR is equal to QX, call it इक्वेशन नंबर 2। खत्म, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। Now इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था? देखो तो इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था SY इज इक्वल टू PX इंप्लाइज SY इज इक्वल टू PX। इक्वेशन 2 आ रहा है RY इज इक्वल टू QX, तो ऐसे कर दो ना। अब Y को खा गया, X को खा गया, है ना? बच गया क्या? S बाई R इज इक्वल टू P बाई Q, और रिलेशन तो वही हुआ ना, PR इज इक्वल टू QS। प्रूव्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इस वीडियो को आपको आज ही जाके दोबारा एक बार या 2 बार देख लेना है फॉर स्लो लर्नर्स, क्योंकि इतने सारे थ्योरी हम इसके अंदर बताए हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, व्हिटस्टोन ब्रिज, उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल को अगले क्लास करेंगे। तो यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूले। मैं कोशिश करूंगा कि ये सब क्वेश्चन को बना के, इसका जो थ्योरी है मैं क्वेश्चन को भी मैं आपके पास भेज दूंगा। पक्का आप करके ट्राई करके आओगे, टुमारोज क्लास में हम सारा न्यूमेरिकल को करेंगे, है ना? क्योंकि ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चन है, देयर इज नो लिमिट। फिर भी हम लोग अपने आप को लिमिट करेंगे, कुछ 20-25 क्वेश्चन करेंगे, विल डू एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो PR इज इक्वल टू QS प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि अगर I 0 है, सर्किट बैलेंस्ड है, तो आप कहोगे कि P इंटू R इज इक्वल टू Q इंटू S। ये व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट में I 0 है कहते हैं, तो ठीक है, समझने में तो आता है।
लेकिन कभी कभार आईएससी वालों का ये क्वेश्चन ह्यूस्टन ब्रिज ऑलमोस्ट रेगुलर आता था कोरोना से पहले। एवरी ईयर देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन ह्यूस्टन ब्रिज। वो पूछेंगे व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू आर एस फॉर व्हिच पोटेंशियल एट बी विल बी सेम एज पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अरे बात तो घुमा फिरा के वही हुआ, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट कितना होगा? जीरो। नहीं, वो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस व्हाट रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो। बात तो वही हुआ। बच्चे जो रटे हुए जाते हैं आई जीरो होगा तो होता है, वो उनको समझ में आना चाहिए आई जीरो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, बी बी इक्वल टू बी डी है कि नहीं। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है हमें नोटिस करना है। ऐसा कोई एक सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? और तो देखो तो क्या P और Q सीरीज में है? नहीं है, ये सीरीज में नहीं है, बीच में नाड़ा लगा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? और इसके रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट चीजें आते हैं जो देखेंगे, अभी हम लोग नोट कर लेंगे। फैक्ट्स रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला तो हुआ ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओके। ये IG है, IG मतलब करंट थ्रू गालवान मीटर। पहला हुआ 8 बैलेंस। क्या क्या चीज होता है? IG जीरो है, और क्या है? VB माइनस VD जीरो है, VB इज इक्वल टू VD है, PR इज इक्वल टू QS है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। एट बैलेंस कंडीशन, दीज आर दी थिंग्स व्हिच टेक प्लेस। इनमें से कोई एक हो रहा है तो बाकी तीन तो होंगे ही होंगे। एक तो हो रहा है PR इज इक्वल टू QS हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो गया तो PR इज इक्वल टू QS हो जाएगा, है ना। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ बैलेंस कंडीशन। डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? ऑन दी पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड। V के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। पता चला हम 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिए और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, करंट इसमें नहीं जा रहा है। अब 10 वोल्ट लगा देंगे तो थोड़ा थोड़ा करंट जाने लगेगा क्या? नहीं, V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सर्किट बैलेंस्ड है। आप कितने भी वोल्टेज लगाओ द करंट हियर विल बी जीरो। समझ में आ रहा है? डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखता हूं, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। बैलेंस कंडीशन डज नॉट चेंज by interchanging position of battery and galvanometer। मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये बहुत बार आया है, एंट्रेंस में आया है। मैं आपको एक छोटा सा सर्किट देता हूँ। ये है छोटा सा सर्किट, रुक रुक रुक, ये हो गया सर्किट। सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या हुआ है? हुआ यूँ है कि यहाँ से हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है,
यहाँ पर कोई एक गाल्वानोमीटर कनेक्ट किया है और यहाँ पर रेजिस्टेंसेस है। ये यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको I1 को मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो आपका क्या है PQRS है, आपका जो ह्यूस्टन ब्रिज है उसमें गाल्वानोमीटर को और बैटरी को इंटरचेंज करना चाहता हूँ। जहां पर बैटरी लगा था वहां पर गाल्वानोमीटर, जहां पर गाल्वानोमीटर लगा था वहीं पे बैटरी को लगाना। देखो मैं अब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखो। यही है वो ब्रिज जिसमें मैं पोजीशन ऑफ गाल्वानोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखे तो हमारा गाल्वानोमीटर लगा था, ये दोनों टर्मिनल में ABCD नाम दे दो। ABCD में से आपका ABCD, अच्छा ABCD में से BD में लगा था गाल्वानोमीटर और AC में लगा था बैटरी, है कि नहीं? अब गाल्वानोमीटर को कहाँ लगाएंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब किसके किसके बीच में लगाएंगे? A और C के बीच में। चलो कोई तकलीफ नहीं। और बैटरी को कैसे लगाएंगे? B और D के बीच में। अच्छा ये हो गया आपका बैटरी। क्या मेरी बात समझ में आया? सो हम कहेंगे ये सर्किट में हुआ क्या है, द गाल्वानोमीटर एंड द बैटरी आर इंटरचेंज्ड। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा चाइना मेड दिख रहा है, सुंदर से बनाते हैं इसको। अच्छा नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए सुंदर, सुंदर दिखना जरूरी है, पर्सनैलिटी मैटर्स नहीं। हाँ ये है, आप देखो कितना मस्त, मेड इन इंडिया। अब इसमें बैटरी और गाल्वानोमीटर इंटरचेंज कर दिए। अगर इसमें करंट 0 है तो इसमें करंट क्या है? कोई अगर ऐसे पूछा PQRS है तो आप कहोगे कि अगर I1 0 है, I1 0 है का मतलब इफ I1 इज 0 तो आप क्या कहोगे? I1 0 है मतलब PR इज इक्वल टू QS। और अगर PR इज इक्वल टू QS हुआ, अब हम क्या किए? गाल्वानोमीटर को निकाल के बैटरी लगा दिए, बैटरी को निकाल के गाल्वानोमीटर लगा दिए। अब बताओ ये भी तो ह्यूस्टन ब्रिज है, इसका बैलेंस कंडीशन क्या है? P into R इक्वल टू Q into S। मतलब इसमें करंट क्या होगा? 0। तो आप कहोगे इफ I1 is 0 implies this is equal to this is equal to implies I2 भी 0 ही होगा। मतलब बैटरी को निकाल के गाल्वानोमीटर की जगह लगा दोगे, गाल्वानोमीटर को निकाल के बैटरी की जगह लगा दोगे, फिर भी रीडिंग 0 ही निकलेगा। द बैलेंस कंडीशन डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गाल्वानोमीटर। ये आपको एक लो प्रोफाइल करके बना दिया गया। एक थ्योरम है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, थ्योरम रेसिप्रोसिटी है, वो ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा जान लो, किसी को इंटरेस्ट होगा तो। कोई एक पासिव नेटवर्क है, पासिव नेटवर्क मतलब सिर्फ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। कैसे लगे? अपनी मर्जी से उल्टा पुल्टा लगा दिए। पता चला यहाँ पर कोई एक बैटरी है और यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है। एक थ्योरम है, बाय चांस इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पढ़ोगे। यहाँ पर V वोल्ट लगाने से अगर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जाता है, समझ में आया? तो अगर आप इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप ले आओगे V वोल्ट को, तो यहाँ पर करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब ये बैटरी को यहाँ से उखाड़ के अगर यहाँ डाल दोगे तो ये जो करंट 2 एम्पियर ऐसे जा रहा था, अब ये इधर से यहाँ पर सेम करंट जाने लगेगा। You'll see the same current is passing here। ये प्रूफ किया जा सकता है, इट कैन बी प्रूव्ड। समझ में आ रहा? तो वो तो इन जनरल होता है। अब ह्यूस्टन ब्रिज के केस में बता दिया गया, इसलिए क्योंकि एंट्रांस में 1-2 बार आया है। बाय इंटरचेंजिंग द बैटरी द करंट इज आल्सो इंटरचेंज्ड। खैर आपको क्या याद रखना है? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड द गाल्वानोमीटर, द बैलेंस कंडीशन डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। लास्ट ये सब क्या चाहिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए? हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दिस थिंग्स आर कनेक्टेड। कोई सिंपल सा अरेंजमेंट बताते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे एक बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है और आपको पता करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
और हमें तो बस आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। सीरीज है तो R1 प्लस R2, पैरेलल है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और यहाँ पर ये सर्किट दिया है कि मान लो कि सर्किट ऐसे दिया है और ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट 0 है। यहाँ पर छोटा सा एक चीज मेरे से छूट गया, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर balance condition does not depend on the potential difference भी applied and और किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। ये जो Rg था, G का रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। ये हमारा इक्वेशन में तो कहीं भी नहीं आया। ये 2 ओम का है, 5 ओम का है, 10 ओम का है, 1000 ओम का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड बैलेंस कंडीशन डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब कोई बैलेंस सर्किट में ये बीच वाला रेजिस्टेंस के साथ कुछ भी छेड़खानी करो, बैलेंस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। आप बोलोगे बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई करंट नहीं जा रहा है, 10 को घटा के 5 कर देंगे, करंट जाएगा क्या? नहीं, नो करंट विल गो फॉर एनी रेजिस्टेंस यू कनेक्ट। कीपिंग दैट इन माइंड, आई एम गोइंग टू द लास्ट स्टेटमेंट, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब बीच वाले का रेजिस्टेंस क्या है मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और मैं आपको समझाने के लिए बीच वाले को थोड़ा अपनी तरीके से लिखना चाहता हूं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए गैल्वेनोमीटर हियर, आई मेक ए रेजिस्टेंस, आई कॉल इट इज ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। Rg के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। When PR is equal to QS, ऐसा केस में अगर आपको कोई पूछा कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, Rg का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक। नहीं, चलो हम 0 ही ले लेते हैं, लेट अस टेक इट 0 और यू टेक इट इनफाइनाइट। आप चाहो तो इस सर्किट को दोबारा ऐसे कर सकते हो, when PR is equal to QS, मतलब the circuit is under balance condition। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 0 रेजिस्टेंस है, Rg तो कुछ भी हो सकता है ना, लेट अस मेक इट 0। ओ ठीक है, PR is equal to QS। और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे हम कहेंगे कि ये सर्किट को चाहो तो थोड़ा और छोटा कर देता हूं, क्योंकि हमें तो इसका थीम देखना है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देखना है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। Rg का वैल्यू कुछ भी हो, इक्विवेलेंट द बैलेंस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। मैं पहला केस में Rg का वैल्यू को कर दिया हूं 0। यहां पर Rg का वैल्यू क्या लिया हूं? 0। या फिर Rg का वैल्यू को इनफाइनाइट भी तो कर सकता था, आई कैन डू इट इनफाइनाइट। Rg का वैल्यू को इनफाइनाइट करना है मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेजिस्टेंस इतना है कि इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलता है, तो कोई भी करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एज इफ ये सर्किट खुला हुआ है, बिहेव करेगा कैसे? एज इफ इट इज ओपन। अगर कोई वायर खुला रहेगा तो हम कहेंगे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, करंट नहीं जाता है, कुछ भी करंट नहीं जाता। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्किट को बैलेंस कंडीशन में हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? सी हियर, ओहो आ जाओ भैया, हाँ, ये सर्किट को बीच वाले को खुला छोड़, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा एक सर्किट बनाने का मतलब हुआ कि Rg इज इनफाइनाइट। अगर PR इज इक्वल टू QS है, सेम सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, सेम सर्किट है, ये अलग अलग नहीं है। इस केस में भी इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इन दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यहाँ पर करंट 0 दिख रहा है, यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है, शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद यहाँ पर भी करंट 0 है। तीनों सर्किट बराबर है। अगर कोई पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो, चलेगा, सब बराबर है। तो R इक्विवेलेंट, अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं A और ये पॉइंट को नाम देते हैं B, मुझे AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, फर्स्ट मेथड में RAB आप निकालना चाहोगे, RAB निकालना चाहोगे तो देखो तो ये सर्किट में इसमें कौन किसके साथ सीरीज में है? क्या P एंड Q सीरीज में? नहीं, एक नाड़ा कनेक्टेड है। क्या P एंड S सीरीज में? नहीं, इधर भी नाड़ा कनेक्टेड है। क्या P एंड S पैरेलल में?
यस, P और S को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं, तो हम कहेंगे P इज पैरेलल टू S एंड Q इज ऑल्सो पैरेलल टू R। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, सिंपली जोड़ दो। ओके, सिंपली जोड़ दो, बन गया P इज पैरेलल टू S, Q इज पैरेलल टू R। अगर वैल्यू डालेंगे P इंटू पैरेलल टू S इज PS बाय P प्लस S प्लस QR बाय Q प्लस R, ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम पहला सर्किट से नहीं, दूसरा सर्किट से नहीं, तीसरे सर्किट से निकालना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? लेट अस सी द थर्ड केस। इस केस में देखो तो अगर आपको RAB पूछा गया, आप कहोगे वाह बढ़िया है, P एंड Q तो सीरीज में है, सो P प्लस Q, और ये R प्लस S ये भी तो सीरीज में है, और क्या आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये बन गया कितना P प्लस Q, ये कितना बन गया R प्लस S। क्या इन दोनों के लेके क्लोज लूप बन रहा है? बन रहा है, तो दे आर पैरेलल, है कि नहीं? ये चीज को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, P प्लस Q, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, R1 R2 पैरेलल में, तो क्या होता था R1 R2 बाई R1 प्लस R2, सो P प्लस Q इंटू R प्लस S बाई R1 प्लस R2, P प्लस Q प्लस R प्लस S। समझ में आया क्या? यस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो ऐसे निकालो अब, या फिर ऐसे निकालो। आप कहोगे सर ऐसे निकालो तो ये निकला, ऐसे निकालो तो ये निकला, कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है। अभी हम करके दिखाएंगे आपको दोनों का वैल्यू बराबर है। मैं ये इसलिए लिखवाया क्योंकि एक बार जेई एडवांस में आ गया था, कोई एक सर्किट ऐसे दिया था इन द सर्किट, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P Q R S। ये इज इक्वल टू ये कब होता है? व्हेन दिस सर्किट इज बैलेंस्ड, मतलब PR इज इक्वल टू QS, खत्म। लोग क्या किए, इन दोनों को सॉल्व किए और इक्वेट किए, सिंपलीफाई किए, P Q R S में रिलेशन निकाला, नीचे ऑप्शन में कुछ नहीं था। ऑप्शन में क्या देखना चाहिए था? ऐसा कब होता है, दोनों बराबर कब होता है? व्हेन PR इज इक्वल टू QS, उतना ही लिखना था। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, समझ में? तो QR बाय Q प्लस R, हाँ वो तो Q प्लस R है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? क्या आप लोगों को Q प्लस R दिख रहा है? हाँ देखो, रोशन को नहीं दिख रहा है, फास्ट बेंच में बैठा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, यू डू इट। सपोज मैं एक छोटा सा सर्किट देता हूं, ये एक सर्किट है, दिया है, ये 5R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। अब ऐसा एक बैलेंस्ड सर्किट लिए, क्या ये एक बैलेंस्ड सर्किट है? पूछा है फाइंड RAB, फाइंड RAB। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो हुआ इसको जीरो करके निकालो, नहीं, फाइंड RAB। पहले बताओ कि ये सर्किट बैलेंस कंडीशन में है क्या? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वे R इंटू R इज इक्वल टू R इंटू R तो हो गया, तो ये बैलेंस सर्किट है। तो हम कहेंगे हियर द सर्किट इज बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड सर्किट है। अगर ये बैलेंस्ड सर्किट है तो आपको बताना ये कि ऐसा एक बैलेंस्ड सर्किट में हमें RAB निकालना है, तो हम चाहे तो ये पूरे को ऐसे करके भी कर सकते हैं। कैसे बताओ? ऐसे बीच वाले को भगाओ, बीच वाले को भगाओ, ये करके कर सकते हैं। तो RAB क्या हो जाएगा? R एंड R सीरीज में, R एंड R सीरीज में क्या होता है? R स्क्वायर। हर चीज में हाँ करते रहो, इसीलिए तो कौन कौन बाबा निकलते थे भुवनेश्वर में। क्या था, किसका पाँव से महू जरता था, किसके क्या होता था, हर चीज में हाँ करने वाले। कौन सा था? धुलिया बाबा ना, क्या नाम था उसका? कोई बाबा था ना। हाँ क्यों, कौन थे रे बाबा?
हाँ देखो, आप भी पकड़ गए। आप YouTube में लोग देखेंगे हर चीज पे हाँ कर देते हैं। R एंड R सीरीज में होने से R स्क्वायर नहीं 2R होता है। ये 2R है, ये 2R है, तो 2R इज इन पैरेलल विथ 2R। इक्विवेलेंट कितना होगा आप निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालोगे? क्या मैं पहले से नहीं बताया हूं? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ r ओम इन पैरेलल गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r by n। दो ठो रेजिस्टेंस, हर एक 2r का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2r by 2। इज इट नॉट r? यस सर। आप कहोगे सर मुझे ऐसा बीच से उड़ाना विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, बीच वाले को जीरो तो कर सकते हो। लेट अस मेक इट जीरो एंड सी। बीच वाले को जीरो किए, बीच वाले को जीरो कर दी। अब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि होना ना होना बेकार है, क्योंकि ये तो बैलेंस्ड सर्किट है। अब इस केस में आप क्लियरली देख रहे हो कि ये दोनों आर पैरेलल में है। कौन दोनों आर पैरेलल में? ये दोनों, हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल में है, तो आर इन पैरेलल विथ आर क्या बन जाएगा? आर बाई 2। अरे हम बताया ना, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ r ओम इन पैरेलल बिकम्स r by n। तो दो ठो रेजिस्टेंस हर एक r ओम का बन गया r by 2। आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 1 by r इक्वल 1 by r प्लस 1 by r करके उल्टा पुल्टा करके निकालो, ऐसा आप कर सकते हो। कौन रोका है? r by 2 हो गया, ये r by 2, ये दोनों भी तो पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? Rab r by 2 प्लस r by 2। हाँ देखो ऐसे निकालो, ये ऐसे निकालो। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? हाँ, मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जब तक मेरा क्वेश्चन खत्म होगा आपको आंसर आ जाना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R VA इज इक्वल टू VB, एक सर्किट दिया है। जब तक क्वेश्चन खत्म होगा तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं कौन सबसे पहले बोलता है। ये 12 वोल्ट का है, ये दिया है 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये दिया है 3 ओम है ना, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये 9 ओम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R VA इज इक्वल टू VB। सोचो A और B बराबर होगा R का वैल्यू क्या होने से? R का वैल्यू क्या होना चाहिए? सोचो कितना? 12। यस, क्योंकि VA इज इक्वल टू VB होगा तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए। VA इज इक्वल टू VB मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, मतलब I इज इक्वल टू 0, मतलब 3 इंटू R मॉट बी इक्वल टू 9 इंटू 4। तो R कितना आ गया? 12 ओम। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? तो आज की क्लास में मैं आपको इतने सारा थ्योरी बताया, आपको जाके अभी तुरंत इस वीडियो को बार बार देख लेना है। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, उसको आज रात में ट्राई करना है। टुमारो आवर क्लास विल बी यूजुअल इन द इवनिंग आवर्स, ठीक है, शाम को ही होगा एट 4 PM। अटेंड द क्लास। और सुबह कुछ बच्चों का यहाँ पर स्कूल खुल गया है तो हो सकता नहीं, इवनिंग में ही करेंगे। सो कल शाम को 4 बजे क्लास होगा, कम प्रिपेयर। तब तक वीडियो को कम से कम एक बार देखना और अपना नाम उसमें लिखना ताकि मुझे पता चलेगा कि आप देखे हो, पक्का। और क्योंकि इतना सारा थ्योरी है, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो। और फिर मैं जो न्यूमेरिकल दूंगा वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ट्राई करके कल शाम 4 बजे तक तैयार होके आना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।